कौन सी होगी? चंबल ही होगी। तो बंगाल की खाड़ी के उपतंत्र में हम सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की मुख्य नदी और उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। तो चंबल नदी को ध्यान से पढ़ना है। अब चंबल नदी की बात करूं तो अपना सेम फॉर्मूला, चंबल नदी नहीं है, चंबल नदी नहीं है। चंबल क्या है मैडम? चंबल क्या है? जोर से बोलो, चंबल क्या है मैडम? तो आपको कौन सी मैडम को याद करना है? चंबल मैडम को याद करना है। ठीक। इस चंबल मैडम की एक कहानी है, सॉरी एक लाइन है जो ये हमेशा बोलती है। चंबल कहती है कोई भी इंसान हो, कहीं का भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, मुझे नहीं जान पाएगा, मुझे जान नहीं पाएगा। ये जो लाइन है, इसी लाइन में इसका एड्रेस है। इस लाइन में इसका एड्रेस कैसे है मैं बता दूं आपको। तो चंबल का जो जन्म होता है या चंबल का उद्गम होता है वो इसी की लाइन से होता है, यानी चंबल का जन्म स्थान। और चंबल का जन्म होता है जाना पाओ पहाड़ी से। कहां से होता है? जाना पाओ पहाड़ी से। ठीक। और ये जाना पाओ पहाड़ियां है कहाँ पे? तो जाना पाओ पहाड़ी है मऊ जिले में। किस जिले में? मऊ जिले में। और मऊ जिला पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो इसने जो लाइन बोली, इसकी लाइन में इसका एड्रेस है ना, कि मुझे जान नहीं पाओगे। तो मैडम को जानने के लिए राजस्थान वाले उतावले होते हैं। कौन होते हैं? राजस्थान वाले उतावले होते हैं। तो इसका उद्गम हो रहा है जाना पाओ पहाड़ी मऊ जिले से। और मऊ जिला कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? तो उद्गम रह जाएगा याद। उद्गम में सीधा याद करना कि मुझे जान नहीं पाओगे, बात खत्म। चंबल कहती है मुझे जान नहीं पाओगे। तो चंबल को आप लोग जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। जाना पाओ पहाड़ी मऊ जिला मध्य प्रदेश। क्लियर? ये यहां से निकलती है और यहां से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ती है। किस ओर बढ़ती है? राजस्थान की ओर बढ़ती है। राजस्थान की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले राजस्थान के बॉर्डर पे कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। आगे बात समझ। राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ठीक। लेकिन राजस्थान वाले जो लोग हैं वो है खुरापाती। कैसे? खुरापाती। अरे राजस्थान बेस्ट है ना अपना, है कि नहीं है? राजस्थान जुगाड़ी है कि नहीं है? जुगाड़ी है ना। तो राजस्थान में ऐसा जुगाड़ है कि वो किसी को भी जान सकते हैं। जान सकते हैं। चलो, राजस्थान वाले इसको जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में प्रवेश करते ही चित्तौड़गढ़ की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है रावतबाटा। कौन सी तहसील है? रावतबाटा। रावतबाटा हालांकि चित्तौड़ से अलग है। चित्तौड़ का टूटा हुआ भाग है। कौन सा भाग है? टूटा हुआ। इसलिए चित्तौड़ को हम विखंडित जिला भी कहते हैं। और विखंडित तहसील कौन सी है? रावतबाटा। कौन सी है? रावतबाटा, जो चित्तौड़ के मुख्यालय से अलग है। चित्तौड़ के मुख्यालय क्षेत्र से अलग है, लेकिन आती किसमें? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ की रावतबाटा तहसील में इसको सबसे पहले राजस्थान में जो मिलेगा वही होगा चूतिया, यानी चूलिया। क्या होगा? चूलिया। राजस्थान में इसको जो सबसे पहले मिला उसे हम क्या कहेंगे? चूतिया। क्योंकि ये बोलती आती है ना, मुझे जान नहीं पाओगे, मुझे जान नहीं पाओगे। तो राजस्थान में पहला व्यक्ति मिला इसको, उसे हम क्या कहेंगे? चूतिया, यानी चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। तो राजस्थान में प्रवेश करते ही सबसे पहले चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। और यही चूलिया जलप्रपात रावतबाटा तहसील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रावतबाटा तहसील में। इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसे हम कहते हैं वाटरफॉल। क्या कहते हैं? वाटरफॉल भी कहते हैं। झरना है और झरने को हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल भी कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, इसका निर्माण कौन करती है? चंबल नदी। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। इसी चूलिया जलप्रपात के पास, इसी तहसील के अंदर, इस नदी को रोककर एक बांध का निर्माण किया गया और उस बांध को हम कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। क्या कहते हैं? राणा प्रताप सागर बांध। ये वही राणा प्रताप सागर बांध है जो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। किसकी दृष्टि से? भराव क्षमता की दृष्टि से।
भराव क्षमता की दृष्टि से। अगर बात की जाए कि राजस्थान के समस्त बांधों में से ऐसा बांध जिसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और इसी बांध के किनारे राजस्थान का क्या स्थापित किया गया? प्रथम परमाणु संयंत्र। क्या स्थापित किया गया? प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया, जो कि कहां पे है? राउतबाटा। कहां पे? राउतबाटा में। ठीक है, और यहां से 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितनी मेगावाट? 1100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहां से किया जाता है? राउतबाटा परमाणु संयंत्र से। क्लियर है? इस बांध के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है, तो चंबल आगे बढ़ती है। तो चंबल आगे किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल आगे प्रवेश करती है कोटा में। किसमें प्रवेश करती है? कोटा में प्रवेश करती है। ठीक है, और जैसे ही कोटा में प्रवेश करती है तो कोटा में से रोक के एक बांध का निर्माण किया गया, और उस बांध को हम कहते हैं जवाहर सागर बांध। क्या कहते हैं? जवाहर सागर बांध। उसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है। ठीक, और आगे बढ़ती है तो इस पे एक और बांध का निर्माण किया गया, और उस बांध को हम कहते हैं कोटा बैराज। क्या कहते हैं? कोटा बैराज। मैप के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे सीक्वेंस से। ठीक, कोटा बैराज के बाद में ये कोटा जो बैराज है ये किस जिले में है? ये भी कोटा में। किसमें? कोटा में। और जवाहर सागर किसमें? ये भी कोटा में। उसके बाद ये नदी आगे किस में प्रवेश करती है? तो ये नदी आगे बढ़ते हुए सीधा किस में प्रवेश करेगी? सवाई माधोपुर में। किसमें प्रवेश करती? सॉरी, बूंदी में। कहाँ प्रवेश करेगी? बूंदी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? बूंदी के अंदर प्रवेश करती है, और बूंदी में इस नदी द्वारा सबसे गहरे तल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? सबसे गहरे तल का। ये नदी जहां से निकलती है और जहां पे इसका विलय होता है, उस दूरी के बीच में बूंदी जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? बूंदी जिले के अंदर ये अपना सबसे गहरा तल बनाती है। क्या बनाती है? सबसे गहरा तल। और कहां पे बनाती है? तो बनाती है केशवराय पाटन में। कहां बनाती है? केशवराय पाटन। और केशवराय पाटन कहां पड़ता है? बूंदी में। तो केशवराय पाटन के अंदर इस नदी का क्या है? सबसे गहरा तल। क्या है? सबसे गहरा तल। बात की जाए कि चंबल के प्रवाह क्षेत्र में सबसे गहरी जगह या सबसे गहरा तल किस स्थान पे है? तो वह है केशवराय पाटन, बूंदी में। कहां पर है? केशवराय पाटन, बूंदी में। उसके बाद बूंदी से आगे बढ़ती हुई नदी प्रवेश करती है सीधा सवाई माधोपुर में। कहां प्रवेश करती है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में एक चीज याद रखनी है कि चंबल नदी सर्वप्रथम मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसमें प्रवेश करती है? सर्वप्रथम मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करेगी? सवाई माधोपुर से। कहां से प्रवेश करेगी? सवाई माधोपुर से। इतनी देर तो पहाड़ों में बह रही थी या पठार पे बह रही थी? कहां बह रही थी? पठार या पहाड़ों पे। लेकिन मैदानों में कब बहेगी? तो मैदानों में सर्वप्रथम प्रवेश करेगी सवाई माधोपुर से। कहां से प्रवेश करेगी? सवाई माधोपुर से। और जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है तो ये नदी क्या करती है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। क्या करती है? सर्वाधिक क्या करती है? अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन कहाँ होगा? मैदानों में। कहाँ पे होगा? मैदानों में होगा। अब ये अवनालिका अपर्दन होता कैसे है? अवनालिका अपर्दन है क्या? इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको पहुंचा दे। तो अवनालिका अपर्दन प्रारंभ कहां से होता है? सवाई माधोपुर से। कहां से प्रारंभ होता है? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है और उस स्थान को हम कहते हैं रामेश्वरम। क्या कहते हैं? रामेश्वरम। रामेश्वरम नामक स्थान पे इसमें दो नदियां आके मिलती है। का नाम है सीप, का नाम है बनास। एक का नाम है सीप और एक का नाम है बनास। यानी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पे किसका निर्माण करेगी? त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। किस जिले में? सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद सवाई माधोपुर से आगे बढ़ती है, और सवाई माधोपुर से आगे बढ़ती है तो राजस्थान और एमपी दोनों की सीमा के मध्य बहती है। राजस्थान और
एमपी जो बॉर्डर है राजस्थान और एमपी की, उसके मध्य बहेगी। किस जिले में बहेगी वो बता दूं। सवाई माधोपुर के बाद प्रवेश करती है करौली में। कहाँ प्रवेश करती है? करौली में। और करौली के बाद प्रवेश करती है धौलपुर में। कहाँ प्रवेश करती है? धौलपुर में। और धौलपुर के बाद राजस्थान से बाहर निकलती है। और राजस्थान से बाहर निकलकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करेगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ प्रवेश करेगी? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसे हम कहते हैं मुरादगंज। क्या कहते हैं? मुरादगंज। और मुरादगंज जिले का स्थान है इटावा। कौन सा स्थान है? इटावा। ठीक है, तो यूपी के मुरादगंज जिले में इटावा नामक स्थान पे ये किस नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है यमुना में। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये होती है इसकी यात्रा। क्या होती है? इसकी यात्रा। तो मैडम निकली कहाँ से थी? मैडम आई कहाँ से? पहली बात तो ये, मैडम आई है जानापो पहाड़ी से। कहाँ से आई है? जानापो पहाड़ी, मऊ जिला, एमपी से। ठीक, मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद इस नदी को रोक के कौन सा बांध बनाया गया? कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और इसी बांध पे कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया? परमाणु संयंत्र। यह नदी कौन से झरने का निर्माण करती है? चूलिया जलप्रपात का। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, जो कि राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा। कोटा में कौन सा बांध बना? पहला जवाहर सागर बांध। दूसरा कौन सा बना? कोटा बैराज बांध। उसके बाद किस जिले में प्रवेश करेगी? बूंदी। और बूंदी के कौन से स्थान पे? केशवराय पाटन पे। क्या करती है? सबसे गहरे तल का निर्माण करती है। क्या करती है? सबसे गहरे तल का निर्माण करती है। उसके बाद आगे बढ़ती है किस जिले में? सवाई माधोपुर में। किसमें जाती है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के अंदर सबसे पहले कौन से धरातल में प्रवेश करेगी? कौन से धरातल में प्रवेश करेगी? मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य क्या होगा? अवनालिका अपर्दन। पहला कार्य क्या होगा? अवनालिका अपर्दन। उसके बाद इसी सवाई माधोपुर का कौन सा स्थान? रामेश्वरम। कौन सा स्थान है? रामेश्वरम। कितनी नदियां आएगी? किसमें मिलेगी? चंबल में। किसमें मिलेगी? चंबल में। किसका निर्माण होगा? त्रिवेणी संगम का। कौन कौन सी मिलेगी? बनास, चंबल, सीप। बनास, चंबल, सीप। सीप, बनास, चंबल। ठीक है, उसके बाद किस जिले में जाएगी? करौली के बाद। और धौलपुर से सीधा किस राज्य में? यूपी में। कौन से में? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मुरादगंज। कौन सा जिला है? मुरादगंज। और मुरादगंज का कौन सा स्थान? इटावा। इटावा में किस में मिल जाएगी? यमुना नदी में मिल जाएगी। ये कर ली बात हमने। अब इसकी पूरी जानकारी पढ़ते हैं। यात्रा देख ली, राजस्थान में क्या क्या वो चीजें देख ली। अब पढ़ते हैं इसकी पूरी यात्रा, पूरी जानकारी। पूरी जानकारी पढ़ते हैं तो सबसे पहले एमपी से शुरुआत करते हैं। कहां से करते हैं? एमपी से शुरुआत करते हैं। एमपी के अंदर इसमें 3 नदियां आके मिलती है। कितनी नदियां आके मिलती है? 3 नदियां आके मिलती है। कहाँ मिलती है? एमपी में। एमपी की बात करूं, एमपी में इसमें कितनी नदियां आके मिलती है? 3 नदियां आके मिलती है। और वो 3 नदियां कौन कौन सी है? 3 नदियों के नाम है, एक है रेतम, एक कौन सी है? रेतम। और एक है सिप्रा। कौन सी है? सिप्रा। ठीक है, और एक कौन सी है? क्या? कौन सी है? और माइंड से स्लिप हो रही है। रेतम, सिप्रा, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगी फिर बता दूं। ठीक है, रेतम और सिप्रा। सिप्रा की बात करूं तो ये जो सिप्रा नदी है ये वही नदी है जिस नदी पे दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कौन सी नदी पे? सिप्रा नदी पे। ठीक है, इसी एमपी के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। इस मंदसौर जिले में इस नदी पे एक और बांध बनाया गया जिसे हम कहते हैं
गांधी सागर बांध, क्या कहते हैं, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर जो बांध है, इस पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, पूरी की पूरी नदी घाटी परियोजना में। जो चंबल की पूरी परियोजना है, उद्गम से लेके विलय तक, उद्गम से लेके विलय तक, ये जो पूरी परियोजना है, इस पूरी परियोजना के अंदर 4 बांध बने, और चारों बांधों में से सर्वाधिक भराव क्षमता वाला कौन सा है, गांधी सागर बांध। क्लियर है। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ में, कौन से में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। बता दिया किसका निर्माण करती है, चूलिया जलप्रपात का। किसका निर्माण करती है, चूलिया जलप्रपात का। क्लियर। कौन सा बांध बनाती है, राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध बनाती है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक। उसके बाद सवाई माधोपुर, यानी राजस्थान में ऑलमोस्ट रूप से इसके बहुत ज्यादा कार्य है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक। अब ये राजस्थान से होकर गुजरने वाली नदी है। बात करें इसकी कुल लंबाई की, बात की जाए कि चंबल की कुल लंबाई, चंबल की कुल लंबाई है 965 से 66 किलोमीटर। कितनी है, 965 से 66 किलोमीटर। किस नदी की, चंबल नदी की। ठीक। ये तो हो गई इसकी कुल। अब बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर। ठीक। राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में इसको कहा जाता है कामधेनु। क्या कहा जाता है, कामधेनु। यानी कामधेनु क्या हो गया, इसका उपनाम। कामधेनु क्या हो गया, इसका उपनाम हो गया। ठीक है। तो राजस्थान में इसको कहते हैं कामधेनु। बात की जाए इसके प्राचीन नाम की, कि चंबल का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबल का प्राचीन नाम है चरमनवती। क्या नाम है, चरमनवती। चमरवती नहीं, चरमनवती। क्या नाम है, जोर से बोलो, चमारवती नहीं, चरमनवती नहीं, चरमनवती। एक बार स्लो में बोलो, बुलंद आवाज में बोलो, चरमनवती। ठीक है, आराम से बोला करो, आ जाएगा। इसे कहते हैं चरमनवती, इसे कहते हैं कामधेनु। क्या कहते हैं, कामधेनु। क्लियर है। यहाँ तो कोई समस्या है किसी को, नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अलग अलग बात करें, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं इस नदी पे निर्मित परियोजनाएं। इस नदी पे निर्मित परियोजनाएं, इस नदी पे जो परियोजनाएं बनाई गई, उन परियोजनाओं में 4 क्या है, बांध। 4 क्या है, बांध। चारों बांधों में पहला बांध गांधी सागर, दूसरा बांध राणा प्रताप, तीसरा बांध जवाहर सागर, तीसरा बांध जवाहर सागर, चौथा बांध कोटा बैराज। चौथा बांध कौन सा है, कोटा बैराज। चारों को मिला के मैं ये बोल सकता हूं गांधी का राज, बोल सकता हूं ना, गांधी का राज। तो चंबल पे किसका राज है, अरे किसका राज है, गांधी का। किस पे है, चंबल पे। ठीक। तो चंबल पे गांधी का राज है। गांधी से गांधी सागर, का से कोटा बैराज, रा से राणा प्रताप सागर, और जय से जवाहर सागर। क्लियर। इन बांधों की बात की जाए तो चंबल पे 4 बांधों का निर्माण किया गया। 4 बांधों में से 3 बांधों से, कितने बांधों से, 3 बांधों से किसका उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बचा चौथा बांध, चौथा बांध कौन सा, कोटा बैराज। कोटा बैराज से केवल क्या की जाती है, केवल सिंचाई की जाती है। कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। क्लियर। पूरी नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक क्या है, भराव क्षमता किसकी है, गांधी सागर की। किसकी है,
गांधी सागर की। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक बराव क्षमता किसकी है? राणा प्रताप सागर की। किसकी है? राणा प्रताप सागर की। उसके बाद बात की जाए कोटा बैराज की, तो कोटा बैराज जो है ये सर्वाधिक फैलाव वाला बांध है। कैसा बांध है? फैलाव वाला बांध। ये सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा बांध फैला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है कोटा बैराज। कौन सा फैला है? कोटा बैराज। और यही कोटा बैराज राजस्थान का क्या है? सर्वाधिक फैलाव वाला बांध। कौन सा है? सर्वाधिक फैलाव वाला, यानी कैचमेंट एरिया। बात की जाए कैचमेंट एरिया की, जो ये कोटा बैराज बांध है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसने कितने धरातल को कवर कर रखा है? तो धरातल कवर करने में सर्वाधिक धरातल कवर करने वाला कौन सा हो गया? कोटा बैराज। क्लियर? ये तो बात कर ली हमने बांधों की, इसके बाद कर ली बांधों की। अब नेक्स्ट बात करूं कि चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, जो भी पढ़ा रहा हूं सब यही से, और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं फालतू चीज पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है, सहायक नदियों की बात करूं तो इसकी सहायक नदियों में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? बनास। बनास के साथ क्या करती है? किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। पहली सहायक नदी कौन सी? बनास। पहली कौन सी हो गई? बनास। किसका निर्माण करेगी? त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। बनास के बाद बात की जाए कि दूसरी सहायक नदी कौन सी है, तो बी से बनास और बी से बामणी। बी से बामणी, बी से बनास, बी से बामणी। बामणी किसकी सहायक है? चंबल की। इंपॉर्टेंट क्यों है बता दूं, बामणी प्लस चंबल दोनों के संगम पे राजस्थान का कौन सा दुर्ग बना है? बेसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग बना है? बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस नदी पे? बामणी और चंबल के संगम पे। सहायक नदियों में बता रहा हूं, सहायक नदियां जो पढ़ा रहा हूं चंबल की उनमें ही बता रहा हूं। क्लियर? बनास पे त्रिवेणी संगम बनाती है और बामणी पे बेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा है? बेसरोडगढ़। अब बेसरोडगढ़ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो बामणी इसमें कहां मिलेगी? चित्तौड़गढ़ में मिलेगी। आराम से याद हो रहा है ना कि बामणी और चंबल के संगम पे अगर बेसरोडगढ़ दुर्ग है तो बेसरोडगढ़ दुर्ग कहां पे है? चित्तौड़ में। तो बामणी कहां मिलेगी? चित्तौड़ में मिलेगी। क्लियर? उसके बाद बात की जाए इसकी अगली सहायक नदी, और अगली सहायक नदी का नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। अब ये जो काली सिंध नदी है, ये काली सिंध नदी कोटा जिले के कौन से स्थान में? नोनेरा। कौन से स्थान में? नोनेरा नामक स्थान पे किसमें मिल जाती है? चंबल में। किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। जहां पे चंबल और काली सिंध दोनों मिलती है, यहां से किसका निर्माण किया गया? काली सिंध सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? काली सिंध सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। तो किस जिले में मिल रही है? कोटा में। किस जिले में मिल रही है? कोटा में। कोटा में मिल रही है तो परियोजना किस जिले में? कोटा जिले में। किस जिले में? कोटा जिले में। काली सिंध अगर कोटा में मिलेगी तो इस पे जो परियोजना बनेगी वो भी कहां बनेगी? कोटा में बनेगी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट सहायक नदी की बात करूं कोई सेम है आलनिया। कौन सी है? आलनिया नदी। और आलनिया कहां मिलती है इसमें? तो आलनिया भी मिलती है कोटा में। कहां मिलती है? कोटा में। और आलनिया कोटा में जहां मिलती है वहां पे भी एक सिंचाई परियोजना बनाएगी जिसे हम कहते हैं एलनिया सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? एलनिया सिंचाई परियोजना। तो एलनिया सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? आलनिया पे। किस पे है? आलनिया पे। आलनिया किसकी सहायक है? चंबल की। आलनिया किसकी सहायक है? चंबल की। किस जिले में? तो सिंचाई परियोजना कहाँ हो जाएगी? कोटा में। कहाँ हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी। सहायक नदियों में कोई दिक्कत नहीं है। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं अगली सहायक नदी, और इसकी अगली सहायक नदी का नाम है पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। अब पार्वती जो नदी है ये इसमें कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है सवाई माधोपुर में। कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में। कौन से स्थान पे? पलिया नामक स्थान। कौन से स्थान पे? पलिया नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी? पार्वती। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ सारी। ठीक है, पार्वती कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर, पलिया में। उसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियों की बात की जाए कि चंबल की अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां, तो अन्य सहायक नदियों में हम पढ़ते हैं एक तो मेज। क्या पढ़ते हैं? मेज। मेज के बाद कुराल। मेज के बाद कुराल। कुराल किसकी सहायक है? चंबल की। मेज किसकी सहायक है? चंबल की। बात की जाए आहू की, वैसे तो आहू काली सिंध की है, लेकिन पूछ किस में लिया जाता है? चंबल में। किस में पूछ लिया जाता है? चंबल में। तो आहू भी किसकी सहायक हो गई? चंबल की। पर्टिकुलर किसकी है? काली सिंध की। पर्टिकुलर किसकी है? काली सिंध की। बताओ कोई दिक्कत है सहायक नदियों में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलिए आगे। चलो, आलनिया नदी है, और ये नदी मिलती है कोटा में, चंबल के अंदर। और इस नदी पे सिंचाई परियोजना बनाई गई, एलनिया सिंचाई परियोजना, जो कि किस जिले में होगी? कोटा में होगी। क्लियर? काली सिंध नदी है, काली सिंध मिलती है इसके अंदर कोटा में, नोनेरा नामक स्थान पे। इस पे सिंचाई परियोजना बनाई गई, काली सिंध सिंचाई परियोजना। तो मैं सिंचाई परियोजना याद करने के लिए सहायक नदी प्लस स्थान दोनों बता रहा हूँ। जहां पे नदी मिल रही है, जिस जिले में नदी मिल रही है, वहीं पे सिंचाई परियोजना है। चंबल में मिल रही है सारी की सारी। बनास मिलती है तो बनास त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। बामणी मिलती है तो बामणी और चंबल के संगम पे राजस्थान का बेसलोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बना हुआ है ना? काले सिंध मिलती है, सिंचाई परियोजना का निर्माण होता है। आलनिया मिलती है, सिंचाई परियोजना का निर्माण होता है। एक किसकी सहायक है? मुख्य नदी पार्वती। कौन सी है? पार्वती। इसलिए हम पार्वती को पढ़ते हैं। कौन से स्थान पे मिलती है? तो पार्वती मिलती है सवाई माधोपुर में, पलिया नामक स्थान। तो दिक्कत है? याद नहीं है? बात की जाए वापस बांधों में से, तो बांधों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व की एकमात्र नदी, पूरे विश्व की, विश्व जानते हो ना, गोल है ना, धरती में कोना वोना कुछ ही नहीं है, धरती पूरी गोल है। तो पूरे विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में, कितने दायरे में? 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांधों का निर्माण किया गया, और इन तीनों बांधों से किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। यानी सीधा सीधा पता चल सकता है, जिस प्रकार मैंने लिखा है कि 3 विद्युत उत्पादन वाले बांध कौन से? गांधी, राणा, जवाहर। कौन कौन से? गांधी, राणा, जवाहर। कौन सा 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता है? कोटा बैराज नहीं आता। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? तो ये है अपनी चंबल। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 965 से 66। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 135। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नदी अगर राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, फिर भी इसकी लंबाई 135 ही क्यों है भाई? फिर भी इसकी लंबाई 135 ही क्यों है? वो भी जान लेते हैं। देखो, ये प्रवेश करेगी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। कहां से प्रवेश करेगी? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। ठीक। उसके बाद कोटा, कोटा से बूंदी, और बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इस प्रकार से है। अब देखो, यहाँ पे सवाई माधोपुर, यहाँ पे करौली, और यहाँ पे धौलपुर। इन तीनों जिलों में बहती है। ये बहती तो है, लेकिन कहां पे? सीमा। कहां पे? सीमा पे। और सीमा किस किस के मध्य? एमपी प्लस राजस्थान। यानी यहां पे हम ये कह सकते हैं
कि चंबल नदी एमपी व राजस्थान के मध्य क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब इसकी लंबाई राजस्थान में कहां से कहां तक रही, सिर्फ यहां तक रही ना, बाकी लंबाई है क्या राजस्थान में, नहीं है ना, बाकी किस में चली जाएगी, बॉर्डर में, किस में चली जाएगी, बॉर्डर में चली जाएगी। इसलिए राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र कितनी है, 135 किलोमीटर। ये फैक्ट है, ये क्या है फैक्ट। तो एमपी और राजस्थान के मध्य किसका निर्माण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी यही नदी करती है। कौन कौन से जिलों में करती है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कुल लंबाई 965 से 66। ठीक, अब ये नदी जो है इसकी लंबाई 965 से 66 है, इसलिए इस नदी को राजस्थान की क्या कहा जाता है, सबसे लंबी नदी। क्या कहा जाता है, सबसे लंबी नदी। ये डायरेक्ट पूछ ले कॉमन रूप से, सामान्य तरीके से, कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। बंगाल की खाड़ी पढ़ाने से पहले मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि राजस्थान की मुख्य नदी कहलाती है चंबल। कौन सी कहलाती है, चंबल, क्योंकि राजस्थान से 23 से 24% जल की मात्रा जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंचाने वाली एक ही नदी है और उसका नाम है चंबल। क्या है, चंबल। राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में से 965 से 66 किसी की भी नहीं है। माही की बात की जाए, माही की 573, साबरमती की बात करें 416 है, लूणी की बात करें 495 है, कितनी है 495। घग्गर की बात की जाए 465 है, बनास की बात करें तो 480 है। किसी भी नदी की लंबाई इतनी है क्या, नहीं है। माही भी एमपी से आ रही है लेकिन फिर भी उसकी लंबाई 576 है। तो राजस्थान से होकर गुजरने वाली हो या फिर राजस्थान की हो, सबसे लंबी नदी कहलाएगी कौन सी, चंबल। कौन सी कहलाएगी, चंबल। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी है। क्या है, सतही जल वाली नदी। अब सतही जल वाली नदी, सतही क्या होता है, जो नदी के ऊपर का भाग है जहां से आप पानी को साफ देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर देख सकते हो ना, ऊपर वाले भाग, अंदर वाले भाग को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना। जो ऊपर का भाग आपको दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सतह। क्या कहते हैं, सतह। तो सतह के आधार पर जो सर्वाधिक जल ग्रहण है वो जल ग्रहण किसका है, चंबल का। किसके आधार पे, सतह के आधार, ओनली फॉर सतह। ठीक, तो सतही वाली नदी भी कौन सी होगी, चंबल। क्या होगी, सर्वाधिक सतही वाली नदी। तो ये हो गई आपके चंबल कंप्लीट। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो चंबल कौन कौन से जिले से गुजरेगी, पहला जिला, पहला जिला, अरे पहला जिला कौन सा है, चित्तौड़। दूसरा जिला कोटा, तीसरा जिला बूंदी, चौथा जिला सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा धौलपुर। कितने जिले हो गए, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 135। राजस्थान में से क्या कहा जाता है, कामधेनु। क्या कहा जाता है, कामधेनु। इसका प्राचीन नाम क्या है, चर्मणवती। क्या नाम है, चर्मणवती। इसके मुख्य सहायक नदियों की बात की जाए, पहली नदी बनास, पहली कौन सी, बनास। दूसरी बामणी, तीसरी काली सिंध, चौथी आलनिया, पांचवी पार्वती। अन्य नदियों में 3 नदियां कौन सी, पहली मेज, दूसरी कुराल, तीसरी मेज कुराल, तीसरी नहीं लिख भाई, पक्का, कमाका, कमाका कौन लिख भाई, देख देख ना लिख भाई, ना लिख भाई, ये लिख वही है, ये तो लिख वही है, लिख भाई इसलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल उतारो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओ फोटो फोटो, ओ घोड़े बिस्कुट, अरे अगली नदी पढ़ लेते हैं ना, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास।
बस रिवीजन तो करना है, रिवीजन ही तो करना है। रिवीजन हो गया? दिक्कत है क्या रिवीजन में कहीं से? तो रिवीजन तो ऐसे ही होता है, पढ़ाई पढ़ाई के तरीके से होती है, रिवीजन रिवीजन के तरीके से होता है। रिवीजन में भी कौन सा पॉइंट छोड़ा मैंने? अच्छा ये इसकी फोटो खींचनी है, लो खाचो खाचो। चले आगे, चलो नेक्स्ट अगली नदी का रिवीजन करते हैं। और अगली नदी का नाम है, जिसको आप सब जानते हो, नहीं जानते तो मैं जाना दूं, मैं जाना दूं। काले सिंध, अल्लाह बाहर ही पढ़ाई ना, बाहर पढ़ाई ना काले सिंध बिनेच इन्ना जानी मनास ने जाने कल आज नंदी कौन। चलो काले सिंध की बात करें तो काले सिंध का उद्गम कहां से होता है? काले सिंध का उद्गम होता है देवास एमपी में बागाली की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बागाली की पहाड़ियों से। बागाली की पहाड़ियां कहां पे है? देवास में। और देवास कहां पे है? एमपी में। कहां पे? एमपी में। यानी ये भी कहां से आ रही है? एमपी से। मैं भी पीऊं तू भी पी, मैं भी पीऊं तू भी पी। अब तू भी पी जो कुंडा पाई है, फिर पिलाएगी ये राजस्थान को। किसको पिलाएगी? राजस्थान को। पहले तो पी लिया, मैं भी पीऊं, अब कह रही है तू भी पी, तू भी पी मत कुणा क्यों? राजस्थान, ठीक। राजस्थान में आती है तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? प्रवेश की बात करें, राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर झालावाड़ से। कहां से प्रवेश करती है? रायपुर झालावाड़ से। रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो झालावाड़ के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है आहू, आहू जिंगालाला। क्या नाम है? आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी और काली सिंध दोनों के संगम पे राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इंपोर्टेंट दुर्ग, जिसका नाम है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग। तो ये कहां पे बना हुआ है? झालावाड़ में। कहां बना हुआ है? झालावाड़ में। कौन सी नदियों के संगम पे? आहू और काली सिंध के संगम पे। किसके संगम पे बना है? आहू और काली सिंध के संगम पे बना है। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? बता दोगे गागरोन कहां पे है? देखो किले पूछ सकता है आपको, दुर्ग पूछ सकता है, सुमेलित करने में भी पूछ सकता है। जैसे अपने पास बामणी चंबल का बेसरोडगढ़, कौन सा आया? बामणी और चंबल का बेसरोडगढ़। उसी प्रकार काली सिंध आहू का गागरोन, कौन सा है? गागरोन। घग्गर के किनारे बटनेर, घग्गर के किनारे कौन सा? बटनेर, ठीक है। उसी प्रकार बेड़च, बेड़च और गंभीर के किनारे चित्तौड़गढ़, कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जहां पे बेड़च और गंभीर दोनों मिलती है वहां कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे सुमेलित भी करवा सकता है और आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? सीधी सीधी बात है ना, इतना तो कॉमन सेंस है अपने अंदर, ठीक। तो इन दोनों के संगम पे कौन सा है? गागरोन। उसके बाद ये नदी कोटा और बारां की सीमा पे बहते हुए, कौन कौन से? कोटा व बारां दोनों की सीमा पे बहते हुए किसमें मिल जाती है? चंबल में। किसमें मिल जाती है? चंबल में। और चंबल में कौन से स्थान पे मिलती है? तो चंबल में मिलती है कोटा के नोनेरा नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? कोटा के नोनेरा नामक स्थान पे। किसमें? चंबल में। क्लियर है? ये काली सिंध अपनी हुई कंप्लीट। हाँ जो फोटो डिजिटल जमाना है, फटाफट प्रयोग करो। बारह में थोड़ी जाती है चंबल, बारह तो दूर पड़ गया।
मैंने कहा कि काली सिंध नदी कोटा व बारा की सीमा पे बहते हुए, सीमा होती है, काली सिंध बहती है, कौन बेवा नहीं, काली सिंध बहती है। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगली नदी की, जिसका नाम है पार्वती। अरे प्यार से बोलो कम से कम इसको, पार्वती। कौन सी है? पार्वती, है ना, बहुत प्यारी नदी है ना। चलो, ये जो पार्वती नदी है, ये भाई साहब पार्वती का जन्म कहाँ होता है? तो इसका उद्गम, और उद्गम की बात करें, इसका उद्गम होता है सीहोर क्षेत्र से। कहाँ से होता है? सीहोर क्षेत्र से। सीहोर क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है? एमपी। सीहोर क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है? एमपी। वही सेम कंडीशन में भी हूँ, और मैं भी हूँ, और तू भी पी। ठीक है, ये अपनी मारवाड़ी है, और क्या है, मैं भी हूँ और तू भी पी। ठीक, चलो, तो शहर क्षेत्र एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बात की जाए राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती है कहराईवट से। कहां से करती है? कहराईवट। कहराईवट कहां पड़ता है? बारां में। कहां पड़ता है? बारां में। कहराईवट बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद किस जिले में जाती है? तो ये जाती है किसमें? कोटा में। किसमें जाती है? कोटा में। कोटा के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में शिव जी से कहां मिलती है? अरे सवाई माधोपुर में शिव जी से कहां मिलती है? अभी बताया ना, रामेश्वरम में क्या लेने जाएगी? सवाई माधोपुर से शिव जी से मिलती है पलिया में। कहाँ मिलती है? पलिया में। कहाँ मिलती है? पलिया में। तो सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान पे किसमें चली जाती है? चंबल में चली जाती है। कौन कौन से जिले में आई है? पहले बारां में, फिर कोटा में, फिर सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में किस में चली गई? चंबल में, यानी शिव जी के पास लीला समाप्त हो गई। चलो आगे बात करते हैं। इस नदी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नदी, इस नदी का जो मैदान है, किसका? पार्वती का। और नदी के मैदान को हम क्या कहते हैं? बेसिन। क्या कहते हैं? बेसिन। और बेसिन किसके नाम पे रखा जाता है? उसी नदी के नाम पे, उसी नदी के नाम पे। तो बेसिन किसका है? पार्वती का। यानी मैदान किसका है? पार्वती का। तो पार्वती नदी का जो बेसिन है, पार्वती नदी का जो मैदान है, ये भी एमपी प्लस राजस्थान के मध्य क्या करता है? सीमा का निर्माण। क्या करता है? सीमा का निर्माण। तो पूछा जाए कि राजस्थान में से, या फिर राजस्थान का कौन सा मैदानी भाग या कौन सा नदी बेसिन एमपी प्लस राजस्थान के मध्य सीमा बनाता है? तो वो बनाता है पार्वती बेसिन। कौन सा बेसिन बनाता है? पार्वती बेसिन। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? चंबल। कौन सी है? चंबल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे अगली नदी की ओर। खांचो पोटू।